हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस का तीसरा वीडियो है और इस वीडियो में भी कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। आइए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन ये लिखा है, द रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ ए मीडियम इज इक्वल। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं और इन चार ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपका सही है। लेकिन उससे पहले हम लोग ये पढ़ते हैं कि रिलेटिव परमिटिविटी होता क्या है। तो आइए देखते हैं। अगर दो चार्ज Q1 और Q2 हैं और 8 डिस्टेंस रखा गया है तो आपको पता है ये दोनों चार्जेस एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएगा। कौन सा फोर्स? इलेक्ट्रिक फोर्स लगाएगा। तो जब भी फोर्स लगता है दो चार्ज के बीच में, वो किसी न किसी मीडियम में ही लगता है। वो तो मीडियम को हम लोग क्या बोलते हैं? परमिटिविटी कहते हैं। परमिटिविटी को हम लोग एप्सिलॉन से डिनोट करते हैं। तो दो चार्ज के बीच में परमिटिविटी कुछ भी हो सकता है किसी भी मीडियम का, चाहे वो फ्री स्पेस का परमिटिविटी हो, चाहे वो ग्लास का परमिटिविटी हो, चाहे वो वाटर का परमिटिविटी हो। परमिटिविटी का मतलब क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस को अपोज करता है वो। परमिटिविटी का मतलब क्या होता है? किसी भी मीडियम की जो परमिटिविटी होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस को अपोज करता है। जो इसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होता है ना, वो इसका काम क्या होता है? अपोज करना होता है। तो जैसा दो चार्ज के बीच में मीडियम की परमिटिविटी होगी ना, वैसा वो लाइंस को वो अपोज करेगा। अगर किसी मीडियम की जो परमिटिविटी है अगर स्ट्रांग होगा तो फोर्स कम लगेगा, अगर वीक होगा तो फोर्स ज्यादा लगेगा। तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो फ्री स्पेस की जो परमिटिविटी है, जो इसकी कितनी वैल्यू होती है? 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। वाटर की जो परमिटिविटी होती है वो 7.12 इंटू 10⁻12 कूलम न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। किसी जो ग्लास की जो परमिटिविटी होती है वो 3.01 इंटू 10 की पावर यहाँ 11 होगा 10⁻⁻10 कूलम स्क्वायर माइनस न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। आप खुद देख लीजिए, जो ग्लास की जो परमिटिविटी है ना, वो फ्री स्पेस की परमिटिविटी से ज्यादा है। इसका मतलब ये जो है ना, फील्ड ऑफ लाइंस को ज्यादा अपोज करेगी इसके कंपैरिजन में। ठीक है, तो आप खुद सोचिए, हर मीडियम की जो परमिटिविटी की जो वैल्यू होती है वो बहुत ढेर सारी होती है। आप उसको याद कर पाएंगे? आप नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हम क्या पढ़ते हैं? हम लोग पढ़ते हैं रिलेटिव परमिटिविटी पढ़ते हैं। इसका फॉर्मूला होता है किसी भी मीडियम की जो परमिटिविटी होगी वो फ्री स्पेस कंपैरिजन हम उसको निकाल सकते हैं। क्योंकि आपको इसकी वैल्यू पता है, आपको ये पता चल जाए तो क्या आप ये निकाल नहीं सकते हो? आप बिल्कुल निकाल सकते हैं। इसीलिए जैसे मान लीजिए क्वेश्चन मैथ के सॉल्व करते हैं, आपको फॉर्मूला पता होता है तो उस फॉर्मूले के बिहाफ पे क्वेश्चन आसानी से आप सॉल्व कर लेते हैं। तो ठीक उसी प्रकार हर मीडियम की जो परमिटिविटी होती है वो अलग अलग होता है, सबकी स्ट्रेंथ अलग अलग होती है। ठीक है, तो इसीलिए हम ऐसा फॉर्मूला पढ़ते हैं जिसके बिहाफ पर किसी भी मीडियम की हम जो परमिटिविटी है हम निकाल सके। किसके कंपेरिजन में? फ्री स्पेस ऑफ परमिटिविटी के कंपेरिजन में। ठीक है, तो हम एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाते हैं तो आपको ज्यादा क्लियर होगा। तो इसके हिसाब से आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा, तो आपका सही है। लेकिन थोड़ा और हम इसके बारे में बात करते हैं ताकि आपको और क्लियर हो जाए। ठीक है, तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो थोड़ा सा हम रफ करते हैं। मान लीजिए रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ वाटर आपको अगर 81 दिया है और आपसे ये पूछे कि वाटर की जो परमिटिविटी है वो कितनी होगी फ्री स्पेस के कंपैरिजन में, तो ये कितना दिया आपका? 81 दिया है। तो वाटर की जो परमिटिविटी है वो कितना हो जाएगा? 81 इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो इसका क्या मतलब है कि फ्री स्पेस कंपैरिजन में 81 गुना ज्यादा है किसकी परमिटिविटी? वाटर की परमिटिविटी। तो आपको अंदाजा लग गया होगा कि परमिटिविटी का मतलब क्या होता है, कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को अपोज करता है। तो जिसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी वो ज्यादा अपोज करेगा। एक क्वेश्चन और देखिए इसी में, अगर मैं यहां पे क्या कर दूं,
ग्लास कर दो, यहाँ पर ग्लास कर दो, और यहाँ पर 7 कर दो, और यहाँ पर 7 कर दीजिए, यहाँ पर ग्लास कर दीजिए, और यहाँ पर ग्लास कर दीजिए, यहाँ पर 7 कर दीजिए। अब देखिए आप क्या कहोगे, जो ग्लास की जो परमिटिविटी है ना फ्री स्पेस कंपेरिजन में कितनी गुनी है, 7 गुनी है। इसकी वैल्यू आपको पता है 8.85 इंटू 10⁻12 होता है। आप गुणा करेंगे तो उसकी वैल्यू आ जाएगा। तो इसीलिए हम लोग क्या पढ़ते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी हम लोग पढ़ते हैं, किसी भी मीडियम की हम वैल्यू को निकाल सके जो दो चार्जों के बीच में होती है। तो आपको समझ में आ गया ऐसा हम उम्मीद करते हैं। इसी शॉर्ट आप ले लीजिए। और एक बात और, इसके साथ साथ आपका आंसर ए भी हो गया, ऑब्जेक्टिव हो गया। कल को आप क्वेश्चन ऐसा पूछिएगा तो आपको निकालना आपको आना चाहिए। आप इसकी शॉर्ट ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या देखिए, द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस ईच ऑफ मैग्नीट्यूड 1 कूलम्ब सेपरेटेड बाय 1 मीटर इन एयर। क्वेश्चन का मतलब ये है कि आपको दो चार्जों के बीच का आपको फोर्स निकालना है, और जो चार्ज की वैल्यू है वो आपका 1 कूलम्ब दिया हुआ है, और r डिस्टेंस पर यानी कि 1 मीटर पर क्या वो सेपरेटेड है, किस मीडियम में, एयर। तो देखिए क्वेश्चन ये कह रहा है कि दो चार्ज है Q1 और Q2, और 1 मीटर के वो डिस्टेंस रखे गए हैं, और इनका जो बीच का जो मीडियम है वो क्या है, वो फ्री स्पेस है। क्या फ्री स्पेस है। तो अब क्या रहा है कि इन दोनों चार्ज के बीच में कितना फोर्स लगेगा, और दोनों चार्ज की वैल्यू कितने दिया है, ए भी 1 कूलम्ब है और ए भी 1 कूलम्ब है। तो आपको पता होना चाहिए जो फोर्स होता है, जो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है, कूलम्ब फोर्स होता है, वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर होता है। इसकी वैल्यू आपको पता है 9 इंटू 10 की पावर 9 होता है। Q1 आपको 1 दिया हुआ है, Q2 आपको 1 दिया हुआ है, और R भी आपको 1 दिया हुआ है। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन। इसका मतलब क्या हुआ, जो दो चार्ज के बीच जो फोर्स लग रहा है वो कितना लग रहा है, 9 इंटू 10 की पावर 9, यानी कि चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है। तो जितना ये चार्ज इस पर फोर्स लगाएगा उतना चार्ज ये इस पर फोर्स लगाएगा, यानी कि ए भी लगेगा 9 इंटू 10 की पावर 9, और इस पर भी लगेगा 9 इंटू 10 की पावर 9। तो उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत ही जबरदस्त समझ में आ रहा होगा। अब देखिए, अब इसी फॉर्मूले पर वो कुछ भी दे सकता है, जो चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है ना, तो कुछ भी वो बदल सकता है, डिस्टेंस बदल सकता है, आपको निकालना आना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में अच्छे से आया होगा। आप इस क्वेश्चन की स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन ये लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग चार्ज डज नॉट एग्जिस्ट। इनमें से कौन सी वैल्यू है जो एग्जिस्ट नहीं करती है उस चार्ज के वैल्यू को। तो सबसे पहले आपने पढ़ा होगा क्वांटाइज ऑफ चार्ज। क्वांटाइज ऑफ चार्ज क्या होता है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है। क्वांटाइजेशन मतलब होता है क्वांटिटी किसकी, चार्ज की। तो चार्ज की कितनी क्वांटिटी होगी उसके बेस पर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए इसका मतलब क्या है, मान लीजिए कि आप दुकान गए और मैंने आपसे मंगाया मार्कर। हमने कहा एक मार्कर मुझे लाके दे दीजिए, तो आप कहोगे सर ये लीजिए एक मार्कर, या आप 2 मार्कर दे सकते हैं या 3 मार्कर दे सकते हैं। ऐसा तो नहीं है ना यार कि हाँ सर ये लीजिए 2.5 मार्कर, 1.5 मार्कर, 3.5 मार्कर। जब भी मुझे मार्कर देंगे एक कंप्लीट अमाउंट में देंगे। तो उसी प्रकार जो चार्ज का जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, जो लेन देन होता है, वो कंप्लीट अमाउंट में होता है। तो इसकी डेफिनेशन ही है अवेलेबल ऑफ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ चार्ज, फिक्स अमाउंट ऑफ चार्ज, या
इंटीग्रल मल्टीपल of charge, it is known as the quantization of charge। यानी किसी को चार्ज दोगे तो आप एक इलेक्ट्रॉन चार्ज दे दीजिए, आप 2 इलेक्ट्रॉन चार्ज दे दीजिए, आप 3 इलेक्ट्रॉन चार्ज दे दीजिए, आप 4 इलेक्ट्रॉन चार्ज दे दीजिए, एंड सो ऑन, कहां तक, एनी तक। यानी कि जो चार्ज का जो लेन देन होगा ना वो कंप्लीट अमाउंट का होगा, कंप्लीट अमाउंट में होगा। तो क्वांटाइज ऑफ चार्ज क्या होता है, Q बराबर प्लस माइनस एन ए, यानी क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रॉन इज अ फंडामेंटल पार्टिकल, जो इसकी वैल्यू होती है 1 इलेक्ट्रॉन चार्ज वैल्यू होती है वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम होता है। आप देख लीजिए जो भी इस वैल्यू का मल्टीपल होगा वो सारे क्या होंगे, क्वांटाइज ऑफ चार्ज होगा। आप देख लीजिए 16 का मल्टीपल क्या है आपका 3.2 है, ये भी आपका क्वांटाइज ऑफ चार्ज है। 64 भी होता है, ये भी आपका क्या क्वांटाइज ऑफ चार्ज है, ठीक है। और ये तो खुद दिया हुआ है, लेकिन 2.4 ये 16 का मल्टीपल नहीं होता, ये फिक्स अमाउंट में चार्ज नहीं है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर यही होगा, यही डज नॉट एग्जिस्ट करेगा। यानी आपका फाइनल आंसर क्या हो जाएगी जी, यानी बाकी जितने भी वैल्यू हैं वो सारे क्या है, क्वांटाइज ऑफ चार्ज है, और यही एक वैल्यू है जो एग्जिस्ट नहीं करता है। तो आप इस क्वेश्चन की स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन ये है जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, द इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट ऑफ ए इलेक्ट्रिक डाइपोल मेड अप ऑफ 2 अपोजिट चार्जेस हैविंग मैग्नीट्यूड 3.2 into 10⁻⁹ कूलम एंड -3.2 into 10⁻⁹ कूलम सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस इतना। तो मैंने आपको पढ़ाया अपने पिछले वीडियो में कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल -q चार्ज एंड +q चार्ज, इनकी जो बीच की डिस्टेंस क्या होती है 12 होता है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है, जिसको हम P से डिनोट करते हैं, और ये कहता है कि दोनों चार्ज में से कोई एक चार्ज और उनकी जो बीच की डिस्टेंस क्या है 12 के जो मल्टीपल होगा हम उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कहते हैं। अब क्वेश्चन में आप देख लीजिए दोनों चार्ज में कोई एक चार्ज होना चाहिए, ठीक है। तो Q की वैल्यू कितना दे रखा है यहाँ पर 3.2 इंटू 10⁻⁹ दे रखा है, और इनकी बीच की जो डिस्टेंस 12 उसे कितनी वैल्यू दे रखा है 2.4 इंटू 10⁻⁻ हो गया। अब देखिए बेस सेम हो जाएगा तो पावर आपस में हो जाएंगी, ऐड हो जाएगी। तो ऐड कर लीजिए सबसे पहली बात, तो पहले से मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो 32 3.2 और 2.4 का मल्टीप्लाई कीजिए, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 8 6 6 7, 2 पॉइंट में लगा दीजिए 7.68 इंटू ये -19 है, ये 10 है। तो बताइए 10 की पावर कितना आ जाएगा यहां से -90 और माइनस, जब बेस सेम होता है तो पावर आपस में होती है ऐड हो जाती है, तो पावर आ जाएगी -29। तो ये आपका क्या है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की वैल्यू है जो आपसे क्वेश्चन में पूछा है। द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल मेड अप ऑफ 2 अपोजिट चार्जेस हैविंग मैग्नीट्यूड, ये आपको दिया है सेपरेट बाय द डिस्टेंस, आपको ये डिस्टेंस आपको ये दे रखा है। तो इसकी यूनिट क्या होती है, यूनिट कूलम मीटर। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से। आप इस क्वेश्चन की स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन पूछे गए बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वेक्टर, इनमें से कौन सदिश है, चार्ज, कैपेसिटर, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी, नन ऑफ दिस। तो देखिए चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है, कैपेसिटर एक स्केलर क्वांटिटी है,
कैपेसिटर क्या होता है? ये डिवाइस होता है जो इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोर करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी ये वेक्टर क्वांटिटी होता है, यानी कि आपका आंसर यही होगा। ठीक है, जो मेरा अगला वीडियो होगा वो पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस पर ही होगा, जो भी इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो हम वहां बात करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस क्या है, ठीक है, इसकी डायरेक्शन क्या है क्या नहीं है, वो अगले वीडियो में होगा। फिलहाल इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी होता है। अगला क्वेश्चन दे रखा है, इफ चार्ज इज रेस्ट विच है, अगर चार्ज रेस्ट में है, यदि चार्ज आवेश स्थिर है तो उसके पास कौन सी होती प्रॉपर्टी? इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, नॉन ऑफ दिस। तो ओनली फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। क्वेश्चन पूछा गया अगर आवेश स्थिर है तो उसके पास कौन सी प्रॉपर्टी होती है? ओनली फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। अगला क्वेश्चन है, इफ मोशन ऑफ चार्ज विथ कांस्टेंट वेलोसिटी विच है, यदि कोई चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मोशन में है तो उसके पास भी प्रॉपर्टी होती है। ऑप्शन दे रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड या बोथ या नन ऑफ दिस। तो इसमें क्या होता है? दोनों होता है। अगर चार्ज मोशन में होगा विद कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ तो उसकी भी जो प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा और मैग्नेटिक फील्ड भी होगा। इसी में एक क्वेश्चन पूछते हैं एक्स्ट्रा में, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है ना वो कंजर्वेटिव होता है। पूछा गया है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसा होता है, कंजर्वेटिव कि नॉन कंजर्वेटिव? तो कंजर्वेटिव होता है, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंजर्वेटिव होता है। तो कंजर्वेटिव का मतलब क्या होता है? वो इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करता है, ना कि वो पाथ पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसीलिए हम हर एक क्वेश्चन को फुल एंड डिटेल में हम समझाते हैं, ताकि जिन बच्चों का चैप्टर में रिवीजन नहीं हुआ है तो उनका रिवीजन भी हो जाएगा, थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर भी हो जाएगा। ठीक है, अब एक ही वीडियो में अगर हम 40 क्वेश्चन हम आपको सॉल्व करवा दें तो केवल वो टिक मार्क होगा, उसका जो कॉन्सेप्ट होगा, जो क्वेश्चन समझने वाला होगा वो आप समझ नहीं पाएंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।